यूजीसी कानून पर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। 13 जनवरी को लागू इस नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। ये देश भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर, सभी हायर एजुकेशन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, या यह कहें कि एक तरह से लागू हो गया है। इस कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध करने वाले इसे सामान्य वर्ग या कहें सवर्ण विरोधी काला कानून बता रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी कानून है। हिंदू विरोधी इसलिए क्योंकि ये जाति के आधार पर हिंदुओं को विभाजित कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे नारे के खिलाफ भी है। इसलिए कई हिंदू संगठन भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दबी जुबान में कानून का विरोध हो रहा है और कुछ तो खुलकर भी आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव मिटाने के लिए बने कानून से किसे और क्यों तकलीफ हो सकती है। कौन है जो नहीं चाहता कि भेदभाव मिटे। इसे समझने के लिए पहले कानून के बारे में जानना होगा। आखिर इसमें प्रावधान क्या क्या है। इस कानून के मुताबिक हर उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के तहत इक्विटी कमेटी होगी, जो स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगी। इस कमेटी को भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई का फैसला देना होगा। भेदभाव के पीड़ितों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग के अलावा अत्यंत गरीब तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को भी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी रखा गया है। कई बार कुछ पिछड़े क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके साथ क्षेत्रीय भेदभाव किया जाता है। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि होंगे। इसमें सामान्य श्रेणी को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है, पर उसे जरूरी नहीं माना गया है। इसे संस्थान के प्रमुख के विवेक पर छोड़ दिया गया है। एक 24/7 हेल्पलाइन होगी जहां भेदभाव की शिकायत की जा सकती है। पीड़ित छात्र या जो भी कर्मचारी सीधा कमेटी को भी लिखित शिकायत भेज सकते हैं। भेदभाव में के पीड़ितों में ओबीसी को भी रखा गया। मतलब यह मान लिया गया कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं। अगर एक यादव प्रिंसिपल या एक यादव वाइस चांसलर किसी दलित शिक्षक पर भेदभाव करता है तो वो भेदभाव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा इस कानून के अनुसार, जितना मैं समझा हूं। अब आते हैं इस कानून के विरोध पर, क्योंकि अगर ये भेदभाव रोकने के लिए है तो विरोध क्यों। दरअसल विरोध करने वालों को कानून के दुरुपयोग की आशंका है। तो क्या दुरुपयोग के डर से कोई कानून ही ना बने। दुरुपयोग तो हत्या और रेप जैसे कानूनों के भी होते हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि अगर भेदभाव करने वाला एससी, एसटी, ओबीसी का हो तो क्या कोई शिकायत या कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो क्या समानता अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कि जो भेदभाव हो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्या यह समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसे सवालों पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक रजक को, जो विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं और जो अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर विवेक, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा और जो जितना मैंने पढ़ा, जी, आपके हिसाब से इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। सर, इस कानून का विरोध आप अपने इंट्रो में ही बताए कि भाई जो हिंदू विरोधी इसको माना जा रहा है और जो आरएसएस के एजेंडे में है कि कटोगी तो बटोगे, ये भी लाइन आपने इस्तेमाल किया, बटोगे तो कटोगे, तो उस संदर्भ में इसका विरोध हो रहा है। मैं तो सीधा एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई रेप के अगेंस्ट भी कानून है, जातीय भेदभाव के अगेंस्ट भी कानून है देश में, तो किसके खिलाफ लगाया जाता है। जो रेप करेगा उसके खिलाफ ही तो रेप का कानून काम करेगा, जो जातीय हिंसा करेगा उसी के खिलाफ तो जातीय उत्पीड़न का कानून काम करेगा। आप जातीय उत्पीड़न नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जातीय उत्पीड़न का कानून कैसे लागू हो सकता है, या आप मर्डर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर मर्डर का कैसे लग सकता है आरोप। वो कानून कैसे आपके खिलाफ सिद्ध करेगा उसको कि आप मर्डर कर चुके हैं। तो ये वही बात है कि, और ये कोई नई बात नहीं है जो चीजें आप कह रहे हैं ना, अगर आप इतिहास को देखेंगे, एक्चुअली लोग ना भूल जाते हैं बहुत जल्दी।
सबसे पहले 1998 में, उस समय तो ओबीसी रिजर्वेशन भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आया था, तो सबसे पहले 1998 में एससी एसटी सेल, आप जानते होंगे, एससी एसटी सेल सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में बनाने का यूजीसी का आदेश आया, जिसके आधार पे आज भी वो लागू है सभी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के खास करके। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सभी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी एससी एसटी सेल है, और जो लियाजन ऑफिसर होता है, लियाजन ऑफिसर ही उसको हेड करते हैं, बल्कि वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बजाय ये जो कानून में इक्विटी कमिटी की जो बात करी है इस रेगुलेशन में, उसके बजाय। फिर आप जानते हैं कि 2007 से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओबीसी रिजर्वेशन आया। फिर 2012 में इसी नाम से, जो नाम अभी है, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लिखा है, इसी नाम से 2012 में भी एक रेगुलेशन यूजीसी के तरफ से बनाया गया था, और उसमें ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, विमेन को भी लागू किया गया था। इसको उस तरह से देखिए आप कि 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया देश में, अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, तो इसको एक तरह से और उन्होंने एक्सपेंड किया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन, जेंडर, रादर विमेन नहीं बोला उन्होंने, जेंडर, 3 जेंडर मेंशन है। फिर रिलीजन, और ईडब्ल्यूएस के जो गरीब छात्र स्टूडेंट हैं या टीचर, जो ईडब्ल्यूएस और से डिसेबिलिटी स्टाफ या फैकल्टी आ रहे हैं, डिसेबल को भी जोड़ा है, और रीजनल, जो अब कुछ घटनाएं हुई है, जैसे अभी देख रहे हैं, रीजन के आधार पे भी अभी एक उत्तराखंड में केस हुआ, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के के एक आधार बच्चे पे। को हाँ। मार दिया, वो पढ़ने आया था यहाँ पे। हम्म, तो हम्म। ये बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के नहीं है, कोई नया चीज नहीं, हाँ इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है, और नए न्यू कैटेगरी के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें रीजन, नहीं नहीं जेंडर नहीं नहीं, पहले से ही देखिए। था 2012 नहीं में, तो नहीं, कोई देखिए। नया नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है, आपने रेप और मर्डर से इसका एग्जांपल दिया है, और जी रेप जी और मर्डर से तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां तो अगर कोई दलित या कोई ओबीसी भी रेप करेगा तो जेल जाएगा। जी जी जी। यहाँ तो पे इसमें भी भेदभाव। है सर, इसमें भी है, देखिए आपने जो अपने इंट्रो में एग्जांपल दिया कि कोई ज्यादा प्रिंसिपल है, अगर वो किसी एससी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो एससी इस के कानून में, खिलाफ, एससी एससी के के खिलाफ, खिलाफ, अगर यस वो सर, किसी जनरल के खिलाफ कर रहा है तो। सुनिए तो वो, देखिए डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिसएडवांटेज के साथ होने का चांस ज्यादा होता है ना सर, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ना। हमेशा नहीं जो होता है, आपने। जो देखिए। अगर आप केसेस देखेंगे, ये क्यों बना सर, ये क्यों बनाना पड़ा, ये तो पहले से ही था, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसको दोबारा और एक्सपैंड करके रेगुलेशन इसलिए लाए। आप जानते हैं कि रोहित वेमुला के केस में पीआईएल जो चल रहा, यू जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यूजीसी को आदेश दिया कि आप और कड़े कानून बनाइए जिससे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। इसका उद्देश्य एलिमिनेट करना है आपने किसी भी बहुत तरह अच्छा का। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जी रोहित वेमुला केस में जितने लोग शामिल थे, जी। जिन पे पुलिस ने कार्रवाई की, नामजद किया, उसमें ओबीसी भी थे। तो हो सकता है, प्रॉब्लम तो क्या है, इसमें भी हो सकता है, इसमें सर कानून को आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि इस जो कमिटी है, कमिटी के पास एज सच कोई पावर नहीं है कि वो सजा दे। इस तरह का अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कोई यादव प्रिंसिपल या कोई ओबीसी या कोई भी 10 प्रिंसिपल अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो जो एससी एसटी एक्ट के तहत उसमें लिखा है कि जो और कानून है, अगर किसी और प्रोविजन है, अगर उसके किसी तहत होगा। और अगर किसी ब्राह्मण राजपूत के साथ करता है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं माना जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का ना हो, हम्म। ये तो इसमें लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का अच्छा, ना अभी हो, उसमें आपने जरूर मेंशन है, ये 5-6 कैटेगरी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आपने इंक्लूडिंग बड़ी ईडब्ल्यूएस। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये करेंगे क्या? ये रिकमेंड करेंगे, फिर अगर वो कानून सम्मत है, देश के जो अलग अलग कानून है, जैसे एससी एसटी एक्ट है, अगर कोई ऐसा वायलेशन है कि कोई मान लीजिए जातिगत एब्यूज है ना, मारपीट या गाली गलौज, तो एससी एसटी, कोई एससी का अगर उसमें गिरबान रखता है, तो वो कमिटी को, वो पुलिस भी एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए वो कार्रवाई करेंगे, वो खुद क्या करेंगे उसमें,
उसमें क्लियर लिखा है कि जो दूसरे तो कानून है देश में। ये डबलिंग की क्या जरूरत है? एससी एसटी कानून हमारे देश में है, ये उसी कानून को नहीं संशोधन नहीं करके उसमें जरूरी। ओबीसी और ये सब भी जोड़ देते आप। जी 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 बिल्कुल जरूर, अच्छा आपने अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि सिर्फ इसमें एससी और एसटी का मामला नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कई तरह का पिछले 5-6 सालों में ये देखा गया है। जो यूजीसी ने आंकड़े जमा किए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और यूजीसी ने जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आंकड़े दिए हैं सर, उसमें क्लियर वो देख रहे हैं कि 2017-18 और 2022-23, सॉरी 23-24 के बीच में कई गुना केसेस बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, रीजनल भी है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा रेगुलेशन लाएं जिससे डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए हम खत्म कर सके। एजुकेशन जो है लोगों को लिबरेट करता है, लोगों को इस होराइजन को एक्सपैंड करता है। वहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर बढ़ रहा है तो यूजीसी को तुरंत इसमें कुछ किया जाना करना पड़ेगा। इस वजह से ये आया है। पुलिस को रिकमेंड करने से पहले जी। अस्थायी कार्रवाई करने का इंस्टीट्यूशन के हेड को अधिकार है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल अब है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जी सर। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगा, जी। ठीक है। अब चूंकि कमेटी तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है नहीं, उन्होंने आरोपी से बात की, कोई गवाह हो भी होगा, आके जी। ट्रायल का भी अधिकार नहीं है उसको कि, और उसको एक अस्थायी कार्यक्रम किया कि उसको सस्पेंड कर दिया। हम्म। सस्पेंड तो कोई सजा नहीं है, पर हम्म। सस्पेंशन भी एक सजा की तरह ही है, कर हम्म। दिया। हम्म। या 3 महीने के लिए निकाल दिया और कहा कि हम पुलिस को भेज रहे हैं, तब तक पुलिस बाकी कार्रवाई करेगी। 3 महीने के बाद पुलिस आई पिक्चर में, और जी। गवाह मुकर गए कि नहीं जी ऐसा नहीं था, इनको बढ़ा चढ़ा के किया गया। पता चला कंप्लेंट फॉल्स था। वो हम्म। 3 महीने जो इन्होंने टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर झेला, उसकी वापसी कैसी? और अभी सबसे ज्यादा डिमांड यही हो रहा है कि अगर केस फॉल्स हुआ, अगर कोई हम्म। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, हम्म। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में अगर कुछ कोई इस तरह से काम किया, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म, कोई सेफ गार्ड है इसमें? नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया कि कमिटी प्रिलिमिनरी थोड़ा जांच करेगी ना, देखिए जो लोकल लेवल पे कमिटी में कोई विदेश का लोग तो होगा नहीं, उसी कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, स्टूडेंट भी होगा, है ना, और एक दो बाहर का भी उसमें प्रोविजन है। तो वो सब कुछ देखिए सर, लोकल लेवल पे सबको सब कुछ पता होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि अभी सस्पेंशन नहीं होता जब ये कमिटी नहीं थी। अभी आपको पता है दूसरे इलेक्शन से पहले, इस इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद बल्कि, एक टीचर के साथ फिजिकल एब्यूज की बात हुई, फिजिकल वायलेंस की बात हुई, एक दूसरे के स्टूडेंट ने ही किया था। उससे पहले क्या हुआ था कि दो स्टूडेंट आपस में लड़े थे इलेक्शन के दौरान, उसमें से एक स्टूडेंट ने दूसरे को मारा था, और डिसिप्लिनरी कमिटी ऑलरेडी कॉलेज में है, डिसिप्लिनरी एक्शन वो लेते हैं। तो उन्होंने उनको सस्पेंड किया था कॉलेज से, उस सस्पेंशन के खिलाफ डूसू गई थी, डूसू के ऑफिस बियरर गए थे, और जो डिसिप्लिनरी कमिटी के जो कन्वीनर थे उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की, जो थप्पड़ कांड हुआ था अभी अम्बेडकर कॉलेज वाला। तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो ऑलरेडी होता है, वो किसी भी कास्ट के, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कोई मारपिटाई करता है, कुछ करता है, तो उसके लिए डिसिप्लिन कमिटी ऑलरेडी है। ये कमिटी सिर्फ और इक्विटी कमिटी का काम है, इक्विटी बहाल करना। किसी भी तरह के जो 5-6 पर्सपेक्टिव में डिस्क्रिमिनेशन बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, जिसका सीधा वजह आप जानते हैं, आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई वो सभी को उस तरीके से, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ठीक है ना, उस उसके उसके भी अगर आप कहते नहीं जी, तो वो आपके विरोध करेंगे या आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। तो इसका विरोध करने वाले लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये कोई बहुत नया चीज नहीं है ये, और ये चीजें हायर एजुकेशन में होनी भी नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो किसी के भी साथ। आपने कमेटी की बात की, कमेटी के फॉर्मेशन को लेके भी लोगों में विरोध है। हाँ पहली बात बताएं। तो ये पहली बात तो ये है कि इसमें जो विक्टिम, जो एक्यूज जिनको माना गया, सो कॉल्ड एक्यूज, जो कि हम्म। सवर्ण जाति से होंगे, जनरल जी कैटेगरी से होंगे, जी 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 ठीक है, जी। उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और होगा भी तो बिल्कुल एक आध होगा, वो उनके हेड के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है। ठीक ऐसा है, कहाँ लिखा है सर। सुनिए मेरी बात, है जी लिखा जी है, मेजॉरिटी जो है वो उनकी जी होगी। जी मान लीजिए एक एक कोई रहा भी तो मेजॉरिटी। दूसरा जो सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं है कि इसके बाद
कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पुलिस और प्रशासन का दखल बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये पहली बात तो ये अपने आप ही की जो एक्यूज्ड ऑलरेडी निर्धारित किया गया है, ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि गलत है। कभी भी कोई भी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ या रेगुलेशन बनता उसमें कोई एक्यूज पहले से निर्धारित नहीं होता। दूसरी बात, कमिटी में जहां तक मैंने इस रेगुलेशन को पढ़ा है पूरा का पूरा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मेजोरिटी लोग जो होंगे वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन और डिसेबल का होगा, ऐसा कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, उसमें उसमें ये लिखा है लिखा उसमें। है हम्म। डिसएडवांटेज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस कमिटी में। हाँ, तो उसमें ये लिखा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि वही लोग मेजोरिटी में होंगे। नहीं, और उसमें हेड ऑफ द, सुन लीजिए, इवन जो हम्म। कोऑर्डिनेटर का लिखा है, कोऑर्डिनेटर का वो प्रोफेसर होने चाहिए। कहीं से नहीं लिखा है कि जो आप कोऑर्डिनेटर हाँ, बनाएंगे वो डिसएडवांटेज ग्रुप का हो, ये भी नहीं लिखा है। और हायर नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं, वो उस इक्विटी कमिटी के चेयरपर्सन होंगे। हाँ। अगर आप आंकड़ा देखेंगे सर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, तो आप देखेंगे कि 99% जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो सो कॉल्ड डिसएडवांटेज, जो जिनको प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के खबरें आती हैं, उस कैटेगरी से तो है ही नहीं 99% लोग जो तो जो एक चेयरपर्सन है उसके। तो मतलब जो आप कह रहे हैं 99% नहीं है, तो 1% लोग हैं अगर, तो जी, आप उस 1% को अधिकार मिलना चाहिए कि वो जो करना चाहें तो करें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब किसने कहा है? ये थोड़ी लिखा उसमें अपनी मर्जी। बल्कि अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अगर कोई शिकायत है, तो उसमें प्रोविजन है कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे इक्विटी कमिटी के, वो चेयर करेंगे। उस केस में वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चेयर भी नहीं करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। इन केस द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द मीटिंग्स विल बी चेयर्ड बाय द कोऑर्डिनेटर। और ये कहीं नहीं लिखा है कि कोऑर्डिनेटर किस जाति का और किस धर्म का और किस जेंडर का होगा। ऐसा कुछ प्रोविजन उसमें नहीं लिखा हुआ सर। ये मुझे लगता है देखिए हर एप्रीहेंशन है कॉलेज सिर्फ। में देखिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होता है, स्टूडेंट जी जी पॉलिटिक्स, टीचर पॉलिटिक्स। आप भी टीचर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जी और आप एक तरह से कहें तो एंटी स्टेब्लिशमेंट हैं। तो कल को जी। ये भी हो सकता है कि पर्सनल खुंदक पॉलिटिक्स की वजह से भी किसी को शिकार बनाया जा सकता है, किसी शिक्षक को या किसी को भी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक राजनीति में इस लेवल तक कोई बात होती है, कभी भी अब तक नहीं हुआ है। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि राजनीति इलेक्शन लड़ने की वजह से एक टीचर दूसरे टीचर के खिलाफ कोई केस लगाता है डिस्क्रिमिनेशन का। ऐसा ऐसा संज्ञान में नहीं आया हम लोगों का। हाँ, स्टूडेंट लेवल पे जरूर स्टूडेंट इलेक्शन में इस तरह का नहीं नॉमिनेशन भरने दिया, पकड़ के रखा, हाँ रोक हाँ, मैं लिया, इस तरह इलेक्शन की की बात नहीं कर शिकायतें रहा हूँ। आती हैं। पॉलिटिक्स की जहां तक मैं बात है इलेक्शन ना, की तो मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी मैं जी। तो कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी में डिफरेंस होने की वजह से डे टू डे काम में या किसी तरह का भेदभाव किया जा सकता है प्रिंसिपल के नहीं, द्वारा या मुझे नहीं लगता सर, ये सोच भी अपने आप में, मुझे नहीं तो लगता है कि आपको आइडियोलॉजी के आपको बेसिस पे इस आपको तरह का क्यों डिस्क्रिमिनेशन का झूठा आपको केस कोई लगाएगा। आपको क्यों नहीं लगता है ऐसा? क्यों, क्या राम राज्य है यूनिवर्सिटी में, नहीं, ऐसा कोई या संज्ञान में खाली आप नहीं दिल्ली आया ना यूनिवर्सिटी को सर। ध्यान में देख के बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो फिलहाल मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब अपने हम अपनी यूनिवर्सिटी में, चूंकि मुझे 2.5 दशक हो गए इस यूनिवर्सिटी में, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिए हुए मुझे 33 साल हो गया, जब से मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया अर्ली 90s में। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है, और खास करके जेएनयू डीयू जैसे संस्थानों में, तो मुझे नहीं लगता है कि आइडियोलॉजी की वजह से पॉलिटिक्स करने के लिए कोई, इलेक्शन नहीं, पॉलिटिक्स की, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की वजह से कोई किसी पे इस तरह का आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगाया है। तो ऐसे कोई केसेस आए नहीं है, खास करके शिक्षक राजनीति में, शिक्षक की तरफ से या स्टाफ की तरफ से।